जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस? ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइफ? क्या क्राइटेरिया हम यूज करेंगे कि हम बता सके कि कोई चीज लिविंग बीइंग है या नहीं? तो मूवमेंट के अलावा ये सारी चीज क्या है? क्राइटेरिया है जिससे हम बता सके कि कोई लिविंग है या फिर नहीं। आया समझ में? अब एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करते हैं। बस आपका रिप्रोडक्शन जो है वो आने वाले चैप्टर में डिस्कस करा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन का एक अलग से चैप्टर दे रखा है। ठीक है। पहला है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड इंटेक करता है और उस फूड को यूज करता है फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उससे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। आया समझ में? अब इस अर्थ पे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो हमने क्या किया? न्यूट्रिशन के टाइप बांट दिए। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके खाना बनाता है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें CH बॉन्ड होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें CH बॉन्ड नहीं होते। आया समझ में? तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। जैसे कि ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का वो इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन O2। तो प्लांट ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाया। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। पानी बनाया और ऑक्सीजन बनाया। अब इसे बैलेंस कैसे करोगे? यहां 6 कर दो, 12 कर दो, 6 कर दो, 6 कर दो। ठीक है। तो मैंने तो जल्दी जल्दी कर दिया। आपने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बैलेंसिंग के बारे में अच्छे से बताया है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज बना किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आया समझ में? हुआ क्या? प्लांट ने लाइट एनर्जी को यूज किया बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। लाइट एनर्जी कैप्चर हुई, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। पानी ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन निकल रहा है ना, है ना? अब रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और बनता है कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने कर रखी है। जब भी ऑक्सीजन आता है या फिर हाइड्रोजन जाता है उस कंपाउंड से, तो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हो गया तो क्या हो गया? वो रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन आ गया या फिर हाइड्रोजन चला गया, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो वो होगा ऑक्सीडेशन। यहां पे आप देखोगे हाइड्रोजन आ गया CO2 में, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि ऑक्सीडेशन आप 11th-12th में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का असली मतलब होता है किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकल जाना। पूरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो होता है रिडक्शन। ठीक है।
तो ये सब ना स्ट्रक्चर वगैरह पे बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट, वो आप 11th-12th में अच्छे से सीखोगे। ठीक है, अभी बस आपको यही जानना है कि हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता है और इसका उल्टा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्या किया प्लांट ने, इस स्टेप को फॉलो करके अपना खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना। ये जो ग्लूकोज निकला ना, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन दे दी मैंने। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ये इमीडिएटली यूज कर लेते हैं फॉर द एनर्जी, जो उन्हें एनर्जी चाहिए उनके लिए यूज कर लेते हैं, और बाकी को वो स्टोर करके रखते हैं एज स्टार्च, यानी स्टार्च के फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं प्लांट। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बची हुई है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में यूज कर सकें। आया समझ में? जब ग्लाइकोजन पूरा भर दिया जाता है, यानी पूरी मात्रा ग्लाइकोजन की हो जाती है, तब वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं फैट में। जब आप बीमार होते हो तो पहले ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लाइकोजन से एनर्जी निकलती है, फिर जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, फिर फैट टूटता है, तब बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये सारी जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये एक साथ नहीं होती, साइमल्टेनियसली नहीं होती। जैसे कि डेजर्ट प्लांट क्या करता है, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है रात के समय में, क्योंकि इनके पास पत्ते कैसे प्रेजेंट है, कांटों के फॉर्म में, यानी पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं कांटों में। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए स्टोमेटा कम, जिससे ये पानी का लॉस ना कर पाए। रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं उनके पास वैसे ही पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, तो वो और ज्यादा ट्रांसपीरेशन से पानी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो पत्ते बदल जाते हैं किसमें, कांटों में। उनमें होते हैं स्टोमेटा कम। अब स्टोमेटा कम होने की वजह से फायदा तो मिल रहा है कि पानी का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, धीरे हो जाती है वो प्रोसेस। होते तो है स्टोमेटा लेकिन कम होते हैं, और दिन के समय ये खोलते नहीं है स्टोमेटा ताकि पानी का लॉस ना हो। तो ये रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दिन के समय सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना बनाते हैं। आया समझ में? तो ये दोनों पॉइंट लिख लो। अब आती है एक्टिविटी 5.1। इसमें बताया गया है कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्लांट के लिए। इसमें क्या किया, एक मनी प्लांट लिया और ऐसे कमरे में रख दिया जहां सनलाइट नहीं आ रही, यानी डार्क प्लेस पे। क्या हुआ, सारा स्टार्च जो स्टोर फॉर्म में था खत्म हो गया 3-4 दिन में। फिर क्या किया, इसको रख दिया 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए धूप में, ताकि ये अपना खाना बनाए। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे ग्रीन पैचेस आ गए होंगे, ग्रीन पैचेस थोड़े बहुत आ जाएंगे। इसको आप एक पेपर पे ट्रेस कर लो कि कहां कहां पे ग्रीन पैचेस आ गए हैं। अब क्या करना है, अल्कोहल में डाल के इसका जो कलर है वो गायब कर देना है। ठीक है, मतलब जो लीफ का पूरा कलर है वो गायब कर देना है। पहले तो आपको बॉईल करना है वाटर में, फिर अल्कोहल में डाल के साफ कर देना है। अब इसके ऊपर डालना है आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर इसको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर दो। ठीक है, डिप करके रखोगे तो क्या होगा, जहां जहां ग्रीन पैचेस थे वहां वहां आयोडीन क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर ले आएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन टेस्ट करता है स्टार्च को। जब भी आयोडीन स्टार्च में जाता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब इन पत्तों में जहां जहां पे ग्रीन पार्ट था वहीं ब्लू ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि वहां प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जहां ग्रीन पार्ट होता है वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वहीं पे स्टार्च फॉर्म हुआ है, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और वहीं पे क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन। अब है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को एक्सचेंज कराना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे,
ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। तो ये हो कहाँ रहा था, स्टोमेटा से हो रहा था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ज्यादातर गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है लीफ के स्टोमेटा से। ठीक है, लेकिन स्टेम और रूट भी क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनकी आप स्टेम देखोगे वो ग्रीन नजर आते हैं, तो वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेकिन रूट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रूट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन अभी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी बस आप इतना ही समझो, रूट के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट भी, पूरा प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। दिन के समय आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है। रात के समय ज्यादातर उन्हें क्या करना होता है, रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना खाना जो उन्होंने बनाया है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे है लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, काफी लार्ज अमाउंट में वाटर वेपोर एस्केप कर जाते हैं थ्रू द स्टोमेटा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब यहां पर वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए प्लांट क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस ना हो। हमने अभी देखा था डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दिन के समय अगर वे स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस भी होगा और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, बंद करके रखते हैं स्टोमेटा को। रात के समय स्टोमेटा ओपन होता है, जिससे वाटर लॉस ना के बराबर होता है, और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वे धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग डे, सनलाइट की प्रेजेंस में। आया समझ में। अब आता है गार्ड सेल्स। स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। गार्ड सेल्स में जब पानी एंटर करता है तो वे स्वेल हो जाते हैं, यानी कि वे फूल जाते हैं, और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब पानी वहां से निकलता है गार्ड सेल से तो वे श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। देखो, ये आपका स्टोमेटा है, बीच में स्टोमेटल पोर, ये क्या है, गार्ड सेल है, दोनों गार्ड सेल हैं। जब पानी आया तो ये ऐसे हो गया फूल के, बीच में स्टोमेटा था तो वो खुल गया। जब पानी चला गया तो ये सिकुड़ गया और स्टोमेटल पोर बंद हो गया। अब ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है। अब आती है आपकी एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जाना कैसे, एक एक्टिविटी से जिसमें क्या किया, 2 प्लांट लिया, 2 प्लांट एक जैसे ही लिए, ठीक है। दोनों प्लांट को डार्क रूम में रखा जिससे स्टोर स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए। अब इन्हें क्या करना है, आपको एक जार में रखना है जो कि बिल्कुल पैक हो, बंद हो, जिसमें गैस एक्सचेंज ना कर सके। एक जार के अंदर आपको रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। अब 2-3 घंटे बाद इन दोनों में से एक एक पत्तियां तोड़ो और क्या करो, आयोडीन टेस्ट करो, जैसे हमने अभी किया था कि इसको पहले उबाल लो पानी में रख के, फिर अल्कोहल में डाल के फिर से उबालो जिससे अल्कोहल उड़ जाए। अब इनको आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है अलग अलग। अब क्या होगा, जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब आयोडीन किसे टेस्ट करता है, स्टार्च को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी, और जिसमें आपने ये नहीं रखा उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इसका मतलब जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी, और जिसमें नहीं रखा था
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी तो उसने फोटोसिंथेसिस कर ली। तो इसलिए बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी। ठीक है, अब अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को लेने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उन्हें प्रोटीन और नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स भी बनाने होते हैं जो उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये दो तरीके से ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। नाइट्रेट होता है आपका NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो इनसे बने हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वे ले लेते हैं या तो नाइट्रोजन, या फिर वे क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं जो कि बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं? जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और वे बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रोजन के ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिससे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। नाइट्रोजन सीधा प्लांट यूज नहीं कर पाते, तो वे क्या करते हैं बैक्टीरिया की मदद लेते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कंज्यूमेबल फॉर्म में बना देते हैं जिससे वे एब्जॉर्ब कर सके। आया समझ में? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी ले लेते हैं और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से भी ले लेते हैं। अब फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, इनकी भी जरूरत होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए ये सब उनको चाहिए। अब क्लोरोफिल होगा तभी तो सनलाइट कैप्चर कर पाएंगे, है ना। अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस पे डिपेंड होता है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, फिर उसे क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। एंजाइम्स है बायोकैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे। कैसे? जैसे हिरन घास खाती है तो वो क्या है डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पे। लायन हिरन को खाता है तो लायन इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है, ऑटोट्रॉफ्स पे। यानी अगर ऑटोट्रॉफ्स खत्म हो जाएंगे तो एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एनिमल्स और फंगी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हिरन किसको खाता है, घास को। लायन किसको खाता है, हिरन को। तो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है ना। तो हमने इनको बोल दिया एक कार्निवोरस है एक हर्बीवोरस है ना। ऐसे ही अलग अलग न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज होती है, उनको हम देखेंगे एक एक करके। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आता है पहले। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड को बाहर डाइजेस्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। वे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं डेड और डीकेइंग मैटर पे, और उन्हें क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर वे क्या करते हैं उन सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। ये क्या करते हैं बॉडी के बाहर सिक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और फिर जब वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पहले फूड को खाता है, फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और देन एब्जॉर्ब करते हैं। कॉमन इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ज्यादातर एनिमल्स इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, यानी पहले खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड कहां से प्राप्त करता है, लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स से। ये उनको मारता नहीं है, ये क्या करता है उनके ऊपर चिपक जाता है और उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। अब जिन पे ये चिपकते हैं उन्हें बोलते हैं होस्ट, और इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, एग्जांपल है कसकटा यानी अमरबेल। ये एक ऐसा पौधा कह लो, तो ऐसी बेल है जो क्या करती है दूसरे पौधों को, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है और उन्हें हार्म पहुंचाती है। यानी न्यूट्रिशन किसी का छीन लेना एक तरीके से हार्म ही तो पहुंचाएगा। तो अमरबेल क्या करती है, दूसरे प्लांट पे चिपक जाती है और उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। टिक्स होती है, जैसे आपने गाय के देखा होगा, वो मोटे से कीड़े होते हैं, उन्हें टिक्स बोलते हैं। उनसे क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, यानी एक तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइस, जू हमारे बालों में भी होती है, हो जाती है मतलब गंद की वजह से, तो वे भी क्या है, पैरासाइट है। लीचेस, टैपवॉर्म,
टैपवॉर्म आपका केचुए जैसा दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, केचुआ नहीं होता, केचुए जैसा दिखता है। और लीचेस होते हैं आपके जो हमारे अगर हाथ पे चिपक जाए तो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं और ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। यानी ये सारे क्या है, पैरासाइट है। अब देखो हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फिर हम ह्यूमन बॉडी का भी देखेंगे। एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक सिंगल सेल है। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं हम, लेकिन एमीबा जो है वो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है, यानी एक ही सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें, ठीक है। एमीबा क्या करता है, यहां देखो पहले, ये एमीबा है, बीच में न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे इसके पास खाना आया, ये स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर निकालेगा, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा और फूड को अपने अंदर कर लेगा। फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में ये फूड चला जाएगा और वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकाल देगा। इट टेक्स इन फूड बाय स्यूडोपोडिया। क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया की मदद से फूड अपने अंदर लेता है। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देते हैं। ये भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर पहले फूड ले रहा है फिर डाइजेस्ट कर रहा है ना। अगला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास फिक्स्ड शेप होते हैं, यानी डेफिनेट शेप होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। एमीबा ने क्या किया था, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर निकाला था और खाना को अपने अंदर ले लिया था, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाते। इनके पास होता है सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इनकी मदद से ये मूवमेंट कराते हैं और फूड अगर यहाँ प्रेजेंट है तो उसको इनटेक कर लेते हैं। अब ये इनटेक होता है फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, उसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, ठीक है। ये रहा वो स्पॉट, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। यहां से वो खाना खाते हैं और जब ये खाना अंदर चला गया सेल के, तो क्या होगा, फूड वैक्यूल में बदल जाएगा और ये फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होके वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहां तक था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने देखा एमीबा और पैरामीशियम। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में 1 ml आपको लेना है स्टार्च सॉल्यूशन, एक के अंदर आपको डालना है सलाइवा। आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, आराम करने दो इन्हें। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में डालना है आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन क्या टेस्ट करेगा, स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट है। आप देखोगे जिसके अंदर आपने सलाइवा डाला उसके अंदर स्टार्च नहीं दिखा रहा आयोडीन, और जिसके अंदर आपने सलाइवा नहीं डाला था उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट है। तो यानी सलाइवा ने क्या किया, यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक कर दिया। सलाइवा के पास होता है सलाइवरी एमाइलेज, यानी एक तरीके का एंजाइम है वो। उस एंजाइम ने, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक कर दिया सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या, डाइजेशन। आया समझ में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। अब देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। उनमें एलिमेंट्री कैनाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेके एनस तक जहां से भी फूड पास होगा वही क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है माउथ, मुंह से ही खाते हो खाना। माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले टीथ से आप चबाते हो, जो बड़े बड़े टुकड़े खाए आपने वो सिंपल छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते हैं, यानी मैकेनिकल फूड का ब्रेक डाउन हुआ, यानी उनके पीस का साइज छोटा हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है। सलाइवा कहां से निकला है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है सलाइवा के अंदर है सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। टंग क्या हेल्प करती है, फूड को मिक्स करती है सलाइवा से और निगलने में मदद करती है। अब खाना स्टमक में आ गया, किसके थ्रू होते हुए, ईसोफेगस। यहाँ पे एक पाइप होती है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, उसके थ्रू कहाँ आ गया खाना, स्टमक में।
अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। होता क्या है, जैसे मान लो ये ईसोफेगस है, यहां पर खाना है, तो ऐसे यहां पे खाना है, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से रिलैक्स होती है मसल और यहां से पुश करती है, जिससे ये खाना नीचे आ जाता है और यही स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है, ठीक है। और फिर से यहां से मसल पुश करती है और यहां से रिलैक्स। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट से क्या होता है, फूड आगे पास करता है। तो स्टमक में आ गया फूड। अब स्टमक के पास होता है गैस्ट्रिक जूस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस एक साथ गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, सबसे पहले HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है और किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, ठीक है। एसिडिक बना दिया और हार्मफुल बैक्टीरिया मार दिए। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, यानी पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए HCl हमारे पेट में बनता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस बचाता है स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि एसिड क्या कर सकता है, जला सकता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है, जिससे वो बनी है। अब स्टमक से पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना पेट में डाइजेस्ट हो गया जो भी होना था, अब आगे वो पास कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो ऑर्गन के एंड में जो मसल होती है उसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, जब तक पेट में खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो वो मसल टाइट रहती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, जिससे मसल के बाहर खाना ना जाए। जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो क्या होता है, ये रिलैक्स होती है, ओपन होती है और जो फूड है हमारा आगे पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया खाना। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा लंबा पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कहने को ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन सबसे लॉन्ग पार्ट है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या क्या एंजाइम रिलीज होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर वगैरह आएंगे, अभी देखेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू ग्रास। जो मीट है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू ग्रास। क्यों, क्योंकि ग्रास के अंदर होता है सेलुलोज। सेलुलोज हम नहीं पचा सकते, लायन नहीं पचा सकते, लेकिन पचा सकते हैं हिरन, यानी डाइजेस्ट कौन कर सकता है, हिरन कर सकते हैं, गाय कर सकते हैं, यानी वो एनिमल कर सकते हैं जो घास खाते हैं। उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और ज्यादा बड़ी होती है, जिससे सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन लायन के पास, हमारे पास इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, जिस वजह से हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे अंदर तो फिर भी इनफ होती है लेंथ इनकी, जिसे हम जो सब्जी वगैरह है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन घास नहीं खा सकते हम भी, ठीक है। उनके अंदर सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और लायन के अंदर बहुत छोटी होती है, इसलिए वो कैसे हैं, कार्निवोरस हैं। वो किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब देखो, लीवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रोल होगा। क्या रोल है लीवर का, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो थोड़े समय के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। फिर कहां जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। एसिडिक फूड को वो एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, यानी स्लाइटली बेसिक में कन्वर्ट करता है, और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है स्मॉल में, ठीक है। बाइल जूस का क्या काम है, एक तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलना और लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, बाइल जूस का। अब पैनक्रियास का क्या काम है, पैनक्रियास करता है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज। पैनक्रियाटिक जूस जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पैनक्रियास जो है इंसुलिन भी रिलीज करता है। इंसुलिन रिलीज करता है लेकिन वो हार्मोन है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं है, ठीक है। अब आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का।
प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, यानी प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और एमिनो एसिड क्या है, सिंपल सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब होगा एब्जॉर्प्शन। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सीधी सीधी होती तो सरफेस एरिया सिर्फ यही है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। देखो, ये वाला तो है ही सरफेस एरिया, जो कि अगर सीधे होते तब भी होता, लेकिन ये भी इंक्लूड हो गया। अब ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा और ज्यादा होगा। डाइजेस्टेड फूड एंटर्स ब्लड वेसल्स। डाइजेस्टेड फूड अब किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हर एक बॉडी सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वो एनर्जी यूज कर सके, ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। ठीक है, अब खाना यानी जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां पर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा अनडाइजेस्टेड फूड से और फीकस बनाएगा। ठीक है, यानी वाटर और सॉल्ट कहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचा वो रिमूव हो जाएगा थ्रू एनस, कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर, यानी कि वहां पे क्या है, एनल स्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। आगे समझ में। अब यहां पे देखो हमने क्या क्या देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ से हमने खाना खाया, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक में HCl रिलीज हुआ, पेप्सिन रिलीज हुआ और म्यूकस था। HCl ने एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया और बैक्टीरिया किल करे, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन ब्रेक किया, म्यूकस ने स्टमक को बचाया। लीवर से बाइल जूस रिलीज हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और कहां चला गया वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट था, विलाई, सरफेस एरिया उसने बढ़ा दिया जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हुआ। फिर चला गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में और वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होके एनस के थ्रू वो बाहर आ गया। ठीक है, अब एक चीज और जो आपके हित में जारी है, डेंटल कैरीज। क्या होता है, हमारे दांत जब खाना खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पीस खाने के बच जाते हैं। ये छोटे छोटे पीस डाइजेस्ट होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा और क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस को खाते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। ये एसिड हमारे दांत की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को यानी कि इनेमल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इनेमल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड्स। ठीक है, एसिड क्या करता है, इन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देता है जिससे हमारे जो दांत हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और टूथ डिके होने लगता है। इनसे बचने के लिए डेली क्या करते हैं, ब्रश करते हैं सुबह शाम। ब्रश करते टाइम क्या ध्यान में रखना है कि आपको ऊपर नीचे ब्रश करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप क्या करते हो, जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो वो होता है बेसिक। बेस और एसिड जब मिलते हैं तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी एसिड को आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो बाय अप्लाइंग टूथपेस्ट। आ गया समझ में। तो वही है डेंटल कैरीज में, सुबह शाम करोगे तो आपके दांत चमकते हुए रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अभी तक आपको क्या कंफ्यूजन होगी कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऐसी वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। होता क्या है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, यानी 6 कार्बन से बना होता है,
ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ब्रेक होते हैं, बनता है पायरुवेट। पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट का स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल O नेगेटिव, ये आपका है पायरुवेट। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि पायरुवेट 3 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और थोड़ी बहुत यहां पे एनर्जी भी बनती है। ठीक है, अब क्या होता है, 3 रास्ते हैं पायरुवेट के टूटने के लिए। पहला तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट टूटेगा। दूसरा है ऑक्सीजन तो होगा लेकिन कम होगा। तीसरा है पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब पायरुवेट टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, CH3 CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये होता है यीस्ट के अंदर, या फिर जो लिकर बनती है वो भी इसी प्रोसेस से बनती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन कम, कहां पे होता है ये, मसल सेल में। कैसे, जब आप काफी दिनों से एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक से रनिंग स्टार्ट करते हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, क्रैम्प भी आ जाते हैं। होता क्यों है, क्योंकि मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, अचानक से पूरी जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाता वहां पे, जिससे क्या होता है, मसल सेल लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। भाई उन्हें एनर्जी तो चाहिए वरना वो मर जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी बनाते हैं जिससे आप एक्सरसाइज जब कर रहे हो तब वो पूर्ति कर सके एनर्जी की। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का भी मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं, CH3 CHOH C डबल O, ये OH, मतलब इसको कैसे लिखूं मैं, इसको ऐसे लिख लो, COOH। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का, ये भी 3 कार्बन से मिलके बना है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट 3 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनाती है मसल सेल और एनर्जी बनती है वहां पे। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एनर्जी निकलती है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो बनाता है एनर्जी। ये पूरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है। अब देखो, इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बन रही है ये बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है, हमारी बॉडी में एडीपी प्रेजेंट होते हैं, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो एडीपी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और एक और फॉस्फेट के आयन से ये क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ये क्या है, फॉस्फेट है, बॉन्ड बना लेता है, यहां पे लगती है एनर्जी, यानी एनर्जी यूज करके वो बना लेता है एटीपी। जो एनर्जी यहां पे निकली उसका यूज करके एडीपी एक और फॉस्फेट से लिंक बना के एटीपी बना लेता है। ठीक है, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें और इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, अब एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल।
सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी है, यानी जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी तो क्या करेगा, पानी से इस मॉलिक्यूल को तोड़ेगा और वापस ये बन जाएगा और एनर्जी जो होगी वो निकल जाएगी और उस एनर्जी को सेल यूज कर लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या हुआ, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, पानी के मॉलिक्यूल से ये इसको तोड़ेगा और एनर्जी जो निकलेगी उसे वो यूज कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, आपको पता है प्लांट गैसेस एक्सचेंज कैसे करती है, स्टोमेटा के थ्रू करती है। ठीक है, हमने बताया था इनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो गैसेस को हेल्प करते हैं ताकि हर एक सेल तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज है वो होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी अमाउंट का, वो लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, एक तरीके से डिफ्यूजन है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या करते हैं, गैस को हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग नाइट, जो प्लांट है वो रात के समय क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। और दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक ऑर्गन्स होता है। ठीक है, एक ऑर्गन की जरूरत होती है जिससे क्या करते हैं, वे रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, बिना ऑर्गन के ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये डिफ्यूजन से, जैसे प्लांट में डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो रहा था, अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा हो बॉडी में, तो क्या होगा, 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को पहुंचने में लेग तक, यानी कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 3 साल लग जाएंगे लंग्स से टो तक पहुंचने में। ठीक है, इसलिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिससे क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स। गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिसॉल्व है उन्हें अलग करते हैं और ब्लड में एंटर कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वे रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा या कहीं पढ़ा होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन को जो लेवल है, अमाउंट है, वो बहुत कम होता है, जिससे उन्हें फास्ट ब्रीथ करना होता है और सफिशिएंट ऑक्सीजन अपनी बॉडी में एंटर कराना होता है, जिससे सही तरीके से रेस्पिरेशन हो सके और एनर्जी बना सके। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड पे रहते हैं, वे क्या करते हैं, एयर से सीधा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास होते हैं लार्ज सरफेस एरिया, यानी उनपे बड़े बड़े सरफेस एरिया होते हैं। इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो थिन होते हैं और मॉइस्ट सरफेस के होते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो पाए। ठीक है, प्रोटेक्शन इनसाइड द बॉडी, और ये बॉडी के अंदर होते हैं जिससे प्रोटेक्शन होती है। अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या होता है, हम नाक से सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से, गले से होते हुए, थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाता है और फिर एल्वेलाई में एंड होते हैं। वहां पर क्या होता है, वे ब्लड वेसल से, यानी एल्वेलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं और वहां पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये डायग्राम देखो पहले, ये नोस्ट्रिल्स है, ये थ्रोट से होते हुए ब्रोंकाई में जा रहा है, ब्रोंक्यूल से होते हुए लास्ट में एल्वेलाई में जा रहा है। एल्वेलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो नोस्ट्रिल्स में हेयर्स हैं। हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जाएंगे तो नुकसान करेंगे, तो हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं। म्यूकस भी होता है, ये ऐसे पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कार्टिलेज रिंग क्यों होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये रिंग जैसी दिख रही है, ये है कार्टिलेज रिंग। ये क्या करती है, एयर पैसेज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, यानी वो चिपक ना जाए तो उससे वो प्रिवेंट करती है। एल्वेलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वेलाई। इनके पास सरफेस एरिया बड़ा होता है, यानी ये क्या करते हैं,
सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज अच्छे से हो और ज्यादा अमाउंट में हो। सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल से सराउंडेड होते हैं, जिससे ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है एक तरीके से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू ईच सेल्स, जब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि हर एक सेल तक पहुंचेगा। तो लार्ज एनिमल्स को ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो काम करते हैं हमारे ब्लड। ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है मोर देन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से वापस कहां आ जाता है, लंग्स में आ जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, हुआ क्या, देखो हमने नाक से सांस ली, लंग्स में गया, लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट थे, एल्वेलाई कनेक्टेड है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है यानी कि ब्लड में आ गया। अब ऑक्सीजन कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी, तो ऑक्सीजन ब्लड से क्या कहां चला जाएगा, हर एक सेल तक चला जाएगा। हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना क्योंकि रेस्पिरेशन हुई है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा और वो वापस कहां आ जाएगा, एल्वेलाई में आ जाएगा और वापस लंग्स से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमें क्या देखना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, यानी जो अभी ऑक्सीजन ब्लड में आ गया तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, जो फ्लो हो सकते हैं। एयर और लिक्विड आपका क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, सॉलिड फ्लूइड नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये एक दूसरे टिश्यू को या एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और ये कैरी करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट और सॉल्ट को। आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन को, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है इन्फेक्शन से, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। जब चोट लगती है तो क्या होता है, एक्सेस ब्लड लॉस ना हो जाए इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बनती है, जिससे खून जो है वो ज्यादा बाहर ना निकले, ब्लड लॉस ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो काफी इंपैक्ट कर सकती है हमारी बॉडी को, स्मोकिंग से लंग कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। होता क्या है, हमारे लंग्स में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, जिससे हमारी बॉडी सेफ रहती है। स्मोक करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होने से ये सारे पार्टिकल सीधा एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में और लंग कैंसर जैसी बीमारी के चांस बढ़ जाते हैं। पॉल्यूशन ने वैसे ही बहुत नुकसान कर रखा है हमारे लंग्स को, और एक्सटर्नली स्मोक करके अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, तो स्मोक से दूर रहो, अवॉइड करो इन चीजों को, ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी हमने देखा ब्लड क्या करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट के थ्रू। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को फ्लो कराता है। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में देखो, पल्मोनरी वेन से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से होते हुए कहां चला जाता है, हर एक सेल तक चला जाता है। अब हर एक सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी उसमें ऑक्सीजन कम है। वेना कावा से, ये ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा, यहां से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो लंग्स में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाते हैं, और यही प्रोसेस दोबारा
चलता रहता है। वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को टू अदर ऑर्गन्स। वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाए, इसलिए इनके पास थिकर वॉल्स होती है देन आर्टरियम। देखो यहां पर ये जो वॉल्स है ये कैसी है, थिक है, मोटी है। क्यों, क्योंकि जब ये ब्लड को पंप करेगा तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती हैं ताकि वो अच्छे से पंप कर सके। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए। ये क्या है, वॉल्व है। ये क्या है, वॉल्व है, ताकि ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए, वापस पीछे ना आ जाए। आया समझ में? तो ब्लड फ्लो कैसे हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आया, यानी हमने जब सांस ली तो लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड में डाला। लेफ्ट आर्टरियम में आया ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी में चला गया। अब बॉडी के सेल्स में क्या हुआ, रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहां पे आया, राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, और बाहर चला गया। ठीक है, अब आप ये नोटिस करोगे कि ब्लड हार्ट से 2 बार पास हुआ है। एक साइकिल कंप्लीट करने में हार्ट 2 बार आया है, तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डायग्राम देखो दोबारा, लंग्स से ऑक्सीजन आया, यहां पर कैपिलरीज होती है, लंग्स कैपिलरीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है। ठीक है, अभी हम कैपिलरीज के बारे में भी देखेंगे, बस अभी आप इतना समझो कि कैपिलरीज क्या होती है, यहाँ पे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी वेन से कहां पे आया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये आओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया ब्लड। ठीक है, अब यहां पे हर एक ऑर्गन के पास अपनी अपनी कैपिलरीज है। आगे ये कनेक्ट हो जाती है वेन से। ठीक है, तो ये कहां चली जाती है, राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। आया समझ में? तो हार्ट 2 बार आया, इसलिए डबल सर्कुलेशन। फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं बस। इसमें क्या होता है, हार्ट से ब्लड जाता है गिल्स में, गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को निकालता है वाटर से और ब्लड में मिला देता है, और ये ब्लड आगे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग, स्नेक या कुछ रेप्टाइल्स क्या है, एम्फीबियंस है। इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं और इनके अंदर ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कभी कभार क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है थोड़े अमाउंट में। अब आता है बर्ड्स और मैमल्स, इनके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होती है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी। एक तो बड़ा शरीर है मैमल्स का, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इन्हें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। बर्ड को उड़ना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनमें 4 चैम्बर होते हैं ताकि ब्लड सेपरेशन रहे। क्यों, क्योंकि इन्हें मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, और मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए इसी वजह से इनका जो ब्लड है वो अलग रहता है। ज्यादा ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, और ज्यादा रेस्पिरेशन से ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी एक तरीके से एनर्जी बनती है। ठीक है, तो वो एनर्जी यूज कर लेंगे सेल, ठीक है, जब भी उन्हें जरूरत होगी। और इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। भाई एक तरीके से ऐसा ही है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पीना है गन्ने का जूस, और आप एक ही गिलास में गन्ने का और मौसमी का डाल रहे हो, तो आपको एक सिप में दोनों चीज मिलेगी। तो जब ब्लड का यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा, यानी ऑक्सीजन एक तरीके से कम हो गया। तो इसलिए क्या होता है, ब्लड सेपरेशन होता है, जिससे ऑक्सीजन सही अमाउंट में मिले। ठीक है, ताकि मोर रेस्पिरेशन हो और मोर एनर्जी बने। ठीक है, और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब हमने देखा था आर्टरीज और वेन, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, जहां पे ब्लड कैरी होता है। ठीक है, आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को
हार्ट से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, इनके पास थिक और इलास्टिक वॉल होती है, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। ठीक है, कोई डैमेज वगैरह ना आ जाए, इसलिए इनकी वॉल जो होती है थिक और इलास्टिक होती है। अब मैंने अभी आओटा बोला था, आओटा के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड। आओटा क्या होता है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, वेन्स क्या होता है, वेन्स सारे ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके आता है। इनकी वॉल थिनर होती है क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता, और इनके पास वॉल्व्स होती हैं जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड बचाया जा सके। ठीक है, अब है कैपिलरीज। क्या होता है कैपिलरीज, आर्टरी क्या करती है, छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है जैसे ऑर्गन की तरफ आती है। ठीक है, ये छोटे छोटे वेसल्स ही क्या है, कैपिलरीज है। इनके अंदर जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आ जाता है हर एक सेल्स के। ठीक है, सारे सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है। अब इनकी वॉल सिर्फ 1 सेल थिक होती है, जितना बड़ा एक सेल होता है इतनी ही ये कैपिलरीज होती है। यहां पर गैस, फूड और वेस्ट सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपस में ज्वाइन होती है सारी कैपिलरीज, और मिलके क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। और वेन्स में अब क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वापस कहां जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में। वहां क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। वहां पर भी क्या होती है, लंग कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, ये एक अनदर फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। बनता कैसे है, ये कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स लीक हो जाते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में चले जाते हैं। यानी कि प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स कैपिलरी से लीक होके कहां चले गए, इंटरसेलुलर स्पेस में, और वहीं बनता है लिम्फ। ये प्लाज्मा की तरह ही है, सिमिलर, बस इसमें कलर नहीं होता यानी कलरलेस होते हैं, और इनके पास लेस प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का जो अमाउंट है वो प्लाज्मा से कम होता है। ठीक है, अब लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं और ज्वाइन होके बनाते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स फाइनली किसमें कनेक्ट हो जाते हैं, लार्ज वेन्स में। ठीक है, यानी क्या हुआ, कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंस निकला, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स लीक हुआ, वो इंटरसेलुलर स्पेस में चले गए, यानी सेल के बीच में जो स्पेस है वहां चले गए, लिम्फ बन गया। लिम्फ फिर कहां चला गए, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और ये ज्वाइन होके क्या बन गए, लिम्फ वेसल्स बन गए। और लिम्फ वेसल्स कहां कनेक्ट हो गए, लार्ज वेन्स में, यानी वो सारा जो लीक हुआ था वो सारा वेन्स में चला गया। फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करना फ्रॉम इंटेस्टाइन, और जो एक्सेस फ्लूइड ड्रेन हुआ था उसको वापस ब्लड के अंदर लेके आना। वेन्स में ला रहे थे, वे कनेक्ट हो रहे थे एंड में, तो क्या हुआ, वो फ्लूइड वापस किसमें चला गया, ब्लड में चला गया। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उनको जरूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट से वे ग्रोथ वगैरह करते हैं, है ना। अब ये जो है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जो फूड बनता है वो हर एक पार्ट तक चाहिए, यानी लीफ ने खाना बनाया तो स्टेम को भी तो चाहिए, रूट को भी तो चाहिए। रूट क्या करती है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, तो वो अपना काम कर रही है। लीव्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो क्या होता है, जो भी सब्सटेंस, जैसे रूट सॉइल से क्या कर रहा है, मिनरल्स ले रहा है, और लीफ क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब इनका होगा एक्सचेंज, यानी कि वाटर कहां जाएगा, लीफ के पास जाएगा, लीफ ने जो खाना बनाया रूट के पास आएगा, है ना। तो बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये इनफ नहीं होता, कि मतलब ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनके अंदर भी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, रूट जो जो एब्जॉर्ब करेगा वो लीव्स तक जाएंगे। मेड ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड, ट्रैकियार्ड और वेसल से बने होते हैं। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इनमें सब्सटेंस का, और कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये है जाइलम, ये है वेसल, जाइलम वेसल भी बोलते हैं इसे। ये ट्रैकियार्ड और ये फाइबर। फाइबर सपोर्ट का काम करता है,
ट्रैकियार्ड और जाइलम वेसल्स एक साथ क्या करते हैं, वाटर को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड, एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस जो भी लीफ ने बनाए हैं। ठीक है। अब नीचे भी चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स, ऊपर भी चाहिए, तो यहाँ पे जो फूड का मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से मिलकर ये बने होते हैं। फ्लोएम यूज करते हैं एटीपी एनर्जी ताकि वो फूड का मूवमेंट करा सके। ये आपका फ्लोएम का क्या है, डायग्राम है। ये फाइबर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सीव ट्यूब है और ये कंपेनियन सेल है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलके क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। कंपेनियन सेल का काम होता है लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ शुगर। ठीक है। जहां पे ज्यादा शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो वहां पे भेजने का काम करता है। ठीक है। और सीव ट्यूब ट्रांसफर करता है। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, ये है ट्रांसफर ऑफ फूड, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन ही क्या है, ट्रांसलोकेशन है। फ्लोएम जैसा कि हमने देखा एटीपी एनर्जी यूज करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, फूड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया में चला जाता है। जैसे स्प्रिंग के दिनों क्या होता है, जहां फूड स्टोर है वहां से ग्रोइंग बर्ड्स या जहां पे नई कली आ रही है वहां पे वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब हमने देखा था जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर कर रहा है। रूट प्रेशर से और ट्रांसपीरेशन पुल से वो करता है ट्रांसफर। रूट क्या करते हैं, आयंस को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी एंटर होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में जाता है, और ये जाता है थ्रू मेम्ब्रेन, यानी कि एक पतला सा क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है जिसके तरफ पानी ट्रांसफर करता है। ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट्स प्रेशर दैट पुशेस वाटर अपवर्ड। प्रेशर क्रिएट करता है जिससे पानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। और ये इंपॉर्टेंट है नाइट में, यानी रात को मेनली रूट प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, ये एक तरीके से सक्शन पुल है। जैसे आप क्या करते हो, पाइप से जूस पीते हो तो ऊपर सक करते हो, तब नीचे से जूस आता है ऊपर। ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता क्या है, ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, वाटर वेपोर एस्केप कर जाते हैं जिससे सक्शन पुल बनता है। यानी एक तरीके से जैसे आप जूस पी रहे हो वैसे ही सक्शन पुल बन रहा है। तो ये क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है जाइलम के थ्रू। और जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो डे के टाइम होती है, क्योंकि दिन में ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि उन्हें गैसेस एक्सचेंज भी कराना है। ठीक है। तो डे के टाइम पे ट्रांसपीरेशन पुल से वे क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचते हैं, और ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है। जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वाटर वेपोर जब एस्केप करते हैं तो वो होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। ठीक है। हम क्या देखेंगे अब, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ था, लंग से बाहर निकला था, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सक्रीशन है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं किडनी के द्वारा। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये वेस्ट सब्सटेंस सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे एमीबा क्या करता है, सिंपल फूड वैक्यूल से जो भी उसे लेना है न्यूट्रिएंट्स वो ले लेता है, और वेस्ट सब्सटेंस को क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए जिससे वो क्या कर सके, एक्सक्रीशन कर सके। तो ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2 किडनी होती है, ये किडनी किससे जुड़ी हुई है, आओर्टा और वेना कावा से, और नीचे यूरेटर है, और ये जुड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से, और लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। ये पूरा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किडनी का क्या रोल होता है यहाँ पे, ये ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यूरेटर क्या करता है, ये यूरिन को किडनी से कैरी करके कहाँ भेज देता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, और लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। आया समझ में। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है
ये मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? नर्वस टिश्यू के द्वारा, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू को हमेशा मैसेज चाहिए कि उसे करना क्या है, तो मैसेज कौन लाएगा? नर्वस टिश्यू। यानी यूरिनरी ब्लैडर किससे कंट्रोल होता है? नर्वस से, ठीक है। अब किडनी का सबसे छोटा यूनिट यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। यानी किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से, ठीक है। नेफ्रॉन हर एक किडनी में मिलियंस में प्रेजेंट है, यानी हर एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, जो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ये आपका डायग्राम है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये अंदर क्या है? आपका ग्लोमेरुलस है, ये बाहर कप शेप जैसा है, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। ये जुड़ा हुआ है आर्टरी से, यहाँ ब्लड आता है और फिल्टर होता है। आगे ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और आगे ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, ये किससे जुड़ा हुआ है? वेन से, यानी कैपिलरीज है यहाँ पे और वो आगे वेन्स बन रही है, ठीक है। अब देखो नेफ्रॉन में हुआ क्या। जब आर्टरी से ब्लड आया तो ग्लोमेरुलस के अंदर गया, ये क्या है? क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। जो ब्लड आया वो फिल्टर कर देगा सब्सटेंस को। अब जो सब्सटेंस फिल्टर हो गया उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। वो चला जाएगा बोमेंस कैप्सूल में, कप शेप स्ट्रक्चर होता है और ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आगे जाएगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। ट्यूबुल में जाएगा, वहां पे क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा यूजफुल सब्सटेंसेस का, जैसे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या करेंगे? रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो निकल ना जाए बॉडी से, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि बॉडी में कितना अमाउंट वाटर प्रेजेंट है और कितना वेस्ट सब्सटेंस ब्लड में प्रेजेंट है। इस पे वो डिपेंड करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा, ठीक है। जैसे अगर बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, वाटर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं करेगा। या फिर अगर मान लो कम है बॉडी में वाटर, तो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करेगा वाटर का, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना आ जाए, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सब्सटेंस जैसे वेस्ट सब्सटेंस है वो ज्यादा है तो उसे क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर कम है तो पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि सब्सटेंस कितना डिसॉल्व है उस पे भी डिपेंड करता है रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा। अब देखो, किडनी फेलियर हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, या फिर किडनी काम करना बंद कर दे तो इसे बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी काम नहीं करती तो उसे बोलते हैं किडनी फेलियर। इस केस में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से या ब्लड से बाहर निकालते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। होता क्या है, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हैं, यानी कि ये ब्लड को छोड़ के बाकी सारे सब्सटेंस को क्या करते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं ब्लड को छोड़ के बाकी सारे सब्सटेंस, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब भी क्या हो सकते हैं? इससे पास हो सकते हैं, बस ब्लड नहीं होता, ठीक है। अब इन ट्यूब्स को एक टैंक में रखा जाता है जो कि डायलिसिंग फ्लूइड से भरा जाता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये आर्टरी है, आर्टरी से जुड़ा हुआ है, ये यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसमें है डायलिसिंग फ्लूइड और इसमें भी है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड जैसे इससे पास करेगा तो फिल्टर होगा, फिल्टर होगा तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा? साइड में ज्यादा होने लगेगा, तो वो ज्यादा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? इस वाले बीकर में, और यहां से ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या लगता है? आर्टिफिशियल किडनी लगती है, यानी डायलिसिंग की प्रोसेस होती है। तो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे कि ब्लड का होता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस फ्लूइड में और ब्लड में जो प्रेशर है वो दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ना फ्लूइड अंदर जाता ना ब्लड बाहर आता। आया समझ में? और इस डायलिसिंग फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस नहीं होते, ठीक है। अब इसमें एक ड्रॉबैक है, नो रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन आर्टिफिशियल किडनी। मैंने अभी बताया था ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड अगर ये बाहर निकल जाए तो इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये क्या है? ड्रॉबैक है। हमारी जो किडनी थी वो क्या कर रही थी? रीअब्जॉर्ब कर रही थी, उन्हें वेस्ट नहीं जाने दे रही थी, है ना। तो ये आर्टिफिशियल का किडनी का ड्रॉबैक है। हेल्दी किडनी क्या करती है? 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है डेली,
उसमें से 1 से 2 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है, और जो बाकी बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब होता है। यानी कि जैसे मान लो 1 लीटर फिल्टरेट हुआ, उसमें से कुछ अमाउंट यूरिन बना और वापस एब्जॉर्ब हो गया, फिर दोबारा ब्लड क्या हुआ, वापस आया घूम फिर के, फिर क्या हुआ, वो फिल्ट्रेट हुआ और फिर कुछ यूरिन बना और वापस वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है हेल्दी किडनीज में, और 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है, और बाकी वापस क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब प्लांट्स का क्या होता है, एक्सक्रीशन अलग होता है, इनके पास स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जिससे वे एक्सक्रीशन करें। तो ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे गैसियस वेस्ट है, ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, तो मतलब दोनों वेस्ट है अलग अलग टाइम पे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन वेस्ट है, रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। तो ये क्या करते हैं, इन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं और ये गैस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, यानी वेस्ट सब्सटेंस इन्होंने बाहर निकाल दिया। एक्सेस वाटर का कैसे ये रिमूवल करते हैं, बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि वाटर क्या करते हैं, वाटर वेपोर एस्केप कर जाते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो एक्सेस वाटर भी क्या है, वेस्ट है जो इन्होंने बाहर निकाल दिया। कुछ वेस्ट क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं सेलुलर वैक्यूल्स में, लीव्स में, जो बाकी बाद में पतझड़ में निकल जाते हैं। ओल्ड जाइलम टिश्यूज में, जो जाइलम टिश्यू है ना आपका, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी जितने भी सेल होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, और डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ वेस्ट। तो प्लांट की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। कुछ वेस्ट सब्सटेंस में रेजेंस और गम्स में स्टोर कर लेते हैं, और कुछ वेस्ट सब्सटेंस कहाँ निकाल देते हैं, सॉइल में निकाल देते हैं बाय द रूट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। अब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या किया था, एक सवाल पूछा था, एंड भी किससे करेंगे, एक सवाल से करेंगे। ये सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडीज। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो देखो, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। काम क्या होता है इनका, ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की, यानी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा हर एक सेल तक। तो ये तो हो गया कंसिक्वेंस। इससे होगा क्या, एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, फटीग और वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहा, तो एनर्जी नहीं बन रही, तो यानी थकावट होगी और वीकनेस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी कि ब्रीथ आप सही से नहीं ले पाओगे। डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, पेल स्किन हो जाएगी, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, कहीं पे आपका मन नहीं लगेगा, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हार्ट को क्या करना है भाई, उसको तो ब्लड पंप करना है और ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो क्या करेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, जिससे वो कोशिश करे कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट में पहुंचा सके। तो कोशिश तो करेगा ही हार्ट, इसलिए क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। तो यही था इस चैप्टर में। चैप्टर आपका हो गया है खत्म। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।